अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूं और वो चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उन सब वीडियो में साधारण ब्याज के मतलब बेसिक्स बताई गई है आपको, और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। और आज मैं ये 7वां वीडियो बना रहा हूँ इसका, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो मिश्र धन वाले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। इसके पहले मैं साधारण ब्याज बराबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे मिश्र धन बराबर वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। मिश्र धन बराबर वाले क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे हैं कुछ फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे में कुछ फार्मूला आपको बेसिक फार्मूला दिखाई दे रहा है जो आप शायद अप्लाई करते हो या ना भी करते हो। तो मैं भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कैसे आप परसेंटेज या कुछ ऐसे तरीके से करिए जो फार्मूला याद ना करना पड़े, और कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, वो कभी भूलेगा भी नहीं, और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो जैसे ये फार्मूला देख रहे हैं, इससे ये इस फार्मूले पे जैसे मान लीजिए मिश्र धन अगर आपके बराबर है, ठीक है, अगर मिश्र धन बराबर, ये दो केस में बराबर है, तो आप जानते हैं अगर मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन क्या होता है आपको पता है। जो आपका मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज के होता है, ये आपको पता है, ठीक है। शुरू में ये चीजें बताई गई थी। इसको समझने के लिए आप सिंपली ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, जो पैसा आप किसी को उधार देते हैं, ठीक है, वो वही मूलधन, उसको आप मूलधन समझिए। आप किसी को कुछ पैसा, जैसे 1000 रुपये आपने किसी को उधार दिया, तो जो 1000 रुपये आपने किसी को उधार दिया वो मूलधन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कुछ दर पे आप उधार दिए होंगे उसको, और जब वो आपको पैसा लौटाता है, जितना पैसा आपको जो लौटाता है वो ही मिश्र धन होता है। और जब कोई सामने वाला आपको पैसा लौटाएगा तो उस पर ब्याज जोड़ के पैसा लौटाएगा। आप जानते हैं ब्याज दो ही तरीके के हैं, जो दो तरीके आप पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अभी मैं साधारण ब्याज पढ़ रहा हूँ, तो दिमाग में ये रखिए कि आपने 1000 रुपये अगर किसी को आपने उधार दिया, तो आपको साधारण ब्याज पे जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज उसमें जोड़ के उस मूलधन में आपको पैसा लौटाएगा। कहने का मतलब ये मूलधन होगा, उसमें आपको ब्याज जोड़ के जो लौटाएगा वही आपका मिश्र धन होता है। तो कहने का मतलब यह है, इस टाइप में हम ये देखेंगे, तो ये जो ब्याज और मूलधन मिला के जो पैसा होगा वो बराबर होगा। दोनों केस में, 3 केस में बराबर दिए रहेंगे, ठीक है। तो जब ये बराबर होगा तब ये जानते हैं ये कितना होता है, ये होता है फार्मूले के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, बाद में डिराइव भी देख लेंगे। तो फार्मूला किताबों में लिखा रहता है P1 और P2 का अगर रेशियो आपको निकालना है, और अगर ये केस दिया है, यदि मतलब मिश्र धन बराबर है, तो आप बताइए क्या रेशियो बनता है। बनता है P1 और P2 का रेशियो बनता है 100 प्लस बनता है, ये 100 प्लस R1T1। इसको भी मैं अभी बताऊंगा 100 क्यों होता है, और 1 अपान ये क्या बनेगा 100 प्लस R2T2, ठीक है। लेकिन जब 3 मिश्र धन बराबर हो जाते हैं तो P1 P2 P3 का रेशियो जो बनेगा 1 अपान 100 प्लस R1T1, 1 अपान 100 प्लस R2T2 और 1 अपान 100 प्लस R3T3 बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं। लेकिन तो आप समझ रहे हैं 100 प्लस ऐसा क्यों होता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, लेक्चर 6 में मैंने क्या बताया था आपको, मिश्र धन, आपको जो लेक्चर 6 में आपको मैंने साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन बताए थे। तो सिंपली टोटल रेट को मैंने बराबर करके आपको दिखाया था, मूलधन पे टोटल रेट से गुणा करके दोनों साइड में बराबर किया था। यहाँ पे मिश्र धन होता है। एक्चुअली जब A बराबर P प्लस SI बनाते हैं ना, तो ये जो वैल्यू, इसी को 100 यूनिट लेके काम की जाती है। जब भी कभी भी परसेंट या ऐसे यूनिट में बात करते हैं तो 100 यूनिट मान के काम करते हैं। आप बात समझ रहे हैं। वैसे भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया, रेट आप अगर मैं ले लेता हूँ 10% वार्षिक के हिसाब से, आपने 2 साल के लिए मान लीजिए दिया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट सीधे सिंपली क्या हो जाएगा, 10% वार्षिक है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 10% अगर वार्षिक है तो क्या होगा, 10% वार्षिक के हिसाब से 1 साल का 100 रुपये का 10 रुपया होगा, 2 साल का 20 रुपया होगा। तो अगर ब्याज की बात करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 20 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो अगर आप जब मिश्र धन जोड़ेंगे तो ये 100 तो आपको जुड़ेगा ही, ये जितना भी 100 यूनिट रहता है वो तो जुड़ता ही है, और ये 20 रुपया और जुड़ जाएगा। कहने का मतलब 120 रुपया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 120 रुपया आपका मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको ये पता चल गया कि ये आपको पता चल गया टोटल रेट आपका 20% है, तो सीधे अगर आप मूलधन का 120% आप निकाल लें तो यही आपका मिश्र धन आ जाएगा। देख लीजिए, मूलधन आपका था 100, इसी का 120% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 120 रुपया आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो आपको कुछ नहीं करना रहता कि इसमें जैसे 20% टोटल रेट, उसमें 100 और जोड़ देना है, 100 मूलधन जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं। और जब साधारण ब्याज में हम क्या कर रहे थे, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे इनका साधारण ब्याज निकालना हो तो मूलधन का आपको 20% निकालना है,
ठीक है, 2 साल का आपको आ जाएगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यही मिश्र धन निकालना है तो इसमें 100 यूनिट और बढ़ा लो, 120% निकाल लो, तो इसमें मूलधन जुड़ के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन जुड़ के बात हो रही है, तो ये मिश्र धन वाले केस रहेंगे। ठीक है, और आप ब्याज जानते ही हैं, 2 तरह के ब्याज हम पढ़ रहे हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसकी बेसिक चीज़ें अभी साधारण ब्याज का मैं बता दिया था, और बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का आगे वाले चैप्टर में बता दूंगा। बाकी और समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं सिंपली, जैसे ये मिश्र धन होता है तो ये मूलधन और ये ब्याज होता है, ये दोनों के लिए होता है, चाहे ये सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ठीक है, ब्याज यहाँ रख देना, मिश्र धन यही होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं, जैसे मान लीजिए मूलधन मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं 10% की बात करता हूँ पहले वर्ष, तो पहले वर्ष जो 10% होगा तो एक जीरो कट गया, एक जीरो से 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जब आप दूसरे साल जाते हैं ना, दूसरे वर्ष की बात करते हैं, सेकेंड वर्ष में अगर 10% है, तो अब अगर आप देखते हैं, जैसे आपने 1000 रुपया किसी को उधार दिया, जब आप किसी को उधार देते हैं 10% पे, 10% वार्षिक के हिसाब से, तो एक साल बाद अगर आप देखेंगे, आप अपने पैसे को देखना चाहते हैं, तो आपका पैसा सामने वाले व्यक्ति के पास 1100 रुपया हो गया। क्यों 1100 रुपया हो गया? क्योंकि आपने 1000 तो आपने उधार उसको दिया था, और ये 100 रुपया ब्याज हो जाएगा एक साल का। और एक साल साधारण और चक्रवृद्धि दोनों सेम होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपली क्या होता है, ब्याज पे ब्याज पड़ जाता है। तो ब्याज पे ब्याज कब पड़ेगा? जब भाई अगर आप वार्षिक लेके रेट चल रहे हैं, तो एक साल ब्याज पे ब्याज पड़ेगा। ठीक है, तो एक साल का जो होता है साधारण और सिंपल दोनों सेम रहेगा। कब? जब ये 10% वार्षिक या एक साल की ब्याज की बात की जाती है तब। ठीक है, अब 2 साल पे करेंगे, तो 2 साल में अगर आप करेंगे साधारण ब्याज, तो सिंपली मूलधन पे ही जो भी ब्याज लगेगा मूलधन पे ही लगता है, तो 100 रुपया रख दिया, है ना। लेकिन तो अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं यहीं पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन का तो आपने ये तो ब्याज बना लिया, मूलधन पे जो भी ब्याज था, अब इस ब्याज पे ब्याज भी 10% आपको देना पड़ता है। तो इस पे 10% और देंगे, तो 100 रुपये 10% 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली जोड़ेंगे तो 100 है ना, और ये 100 और ये 10, तो ये 210 रुपया जो आ रहा है ना, ये 210 रुपया आपका जो आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये CI माइनस SI का अंतर है। तो ऐसे सिंपली आप निकाल सकते हैं, कभी ऐसी बात आती है। छोटे छोटे सवाल है, आगे और बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। ये तो एक चीज़ें क्या होगी, ये ग्राफिकल मेथड से ऐसे हो गया कि आप एक एक लाइन खींच के ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, और भी परसेंटेज से भी होता है। तो यहाँ पे हम 100 जोड़ के काम करेंगे उस टाइप के। अब इसकी थोड़ी सी बेसिक्स को समझ लेते हैं, और है ना, बेसिक्स को क्या समझना है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो प्रूविंग है उस प्रूविंग को समझते हैं। जैसे ये A1 बराबर A2 आपको दिया है, ये मिश्र धन बराबर है, तो मिश्र धन क्या होता है भाई? P और SI होता है, ऐसे हम लिख लेंगे। लेकिन तो ये फिक्स कर दिया है, कोई 2 तरह की चीज़ें हैं, तो A1 A2 कर दिया, तो यहाँ P1 कर लिया, यहाँ P1 कर लिया, और यहाँ पे P2 कर लेते हैं, SI2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम P1 को एज इट इज रखने दो, तो SI को क्या करोगे? SI को हम लिख देंगे P1 R1 T1, है ना, बटे कितने के? 100 के। ठीक है, बराबर P2 को एज इट इज, तो P2 R2 T2 बटे कितने के? 100 के। अब इनको और सॉल्व कर लो, ये 100 से इधर मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा? 100 P1 प्लस P2, ये भी P1 इंटू R1 T1 बटे कितने के? 100 के, बराबर ये 100 P2, ये 100 P2 हो जाएगा। ये एक मिनट यार, ये मिट गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 P2। ठीक है, 100 P2 प्लस P2 R2 T2, ठीक है, बटे कितने के? 100 के। ये काट दें, तो यहाँ से P1 अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? 100, ठीक है, प्लस R1 T1, ठीक है, और यहाँ पे P2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? 100 प्लस R2 T2, ठीक है। तो ये P1 और P2 का रेशियो कितना आ जाएगा? P1 P2 का रेशियो 100 प्लस R2 T2, ठीक है, और बटे 100 प्लस R1 T1, ठीक है। ये देखिए ये आ जाएगा। अच्छा, जब इस तरह का हम रेशियो कभी बनाएंगे, इस तरह का अगर लिखा हुआ कहीं फार्मूले में दिखेगा, तो अगर यहाँ पे P1 का रेशियो आपको बनाना, तो इसके सामने जो ऊपर वैल्यू रखी जाएगी अंश में, तो ये देखिए 100 प्लस R2 T2 आएगा, ठीक है। और ये P2 का नीचे की बात करेंगे तो 100 प्लस R1 T1 आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब ये बटे में वैल्यू की जाती है तो ये साइड में हो जाते हैं। जैसे बटे में, बटे का मतलब ये हो गया, ऊपर वाली चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर क्या था, एक मिनट, ये यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं P1, ये बटे में इसलिए ये आ जाता है क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह के रेशियो बन जाते हैं ये,
ठीक है, तो आप ये चीज़ें दिमाग में रखना। फार्मूला पहली बात दिमाग में रखने की आपको जरूरत नहीं, फार्मूला मैं लगाऊंगा ही, लेकिन तो सिंपली अगर आप कभी याद रखते हैं तो ये रखिए, P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो 1 क्या होगा 100 + R1T1, ठीक है, और ये कितना 1/100 + R2T2। बस इन्हीं को आपको हल करना है, जो भी आपका रेशियो बनेगा वो P1 P2 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें देखते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं, इतना, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 बाई 1 क्वेश्चन देखते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से देख लेंगे। कह रहा है एक पिता ने 50,000 की राशि को 5% प्रतिवर्ष, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको थोड़ा दिमाग में रखा करिए, प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यदि उनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है। एक बार फिर से आप सवाल पढ़ सकते हैं। 50,000 रुपया कोई अमाउंट है, उस अमाउंट को 5% प्रतिवर्ष ब्याज के हिसाब से कोई व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, उनके नाम वो जमा करना चाहता है, और जब वो 18 साल के दोनों बच्चे होंगे तो उनको बराबर राशि मिले। कहने का मतलब जो मिश्र धन होगा वो बराबर मिलेगा, जो भी पैसा दोनों को मिलेगा, जितना छोटे बेटे को मिलेगा उतना बराबर उतना दूसरे बेटे को भी मिलेगा। ठीक है, इसमें छोटा वाला जो बच्चा है, छोटा वाला जो बेटा है उसका 12 वर्ष का है, और बड़ा वाला जो है वो 14 वर्ष का है। तो सिंपली क्या होता है, सिंपली हमें ये 12 और 14 का ये बस रोल यहाँ पता करेगा कि कितने साल किसका पैसा लगा। जैसे अगर छोटे वाले की बात की, इसमें छोटा तो यही है 12 वर्ष का, तो 12 वर्ष का अगर ये होगा, ये 18 साल तक अगर ये पैसा लगा है इसका, जब ये 18 साल का होगा तो 12 साल का भी है, और 18 साल का होगा तब तक पैसा लगे, यानी 6 साल पैसा लगा। और 6 साल अगर पैसा लगेगा 5% के हिसाब से, बताओ कितना परसेंट टोटल रेट आ जाएगा, 30%। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पता चल गया। बड़ा वाला जो बेटा है वो 14 साल का, उसका भी 18 साल तक पैसा लगा है, तो यानी इसका 4 साल पैसा लगा है, इसमें भी 5% से गुणा कर दो, टोटल कितना आ गया 5 × 20%, टोटल रेट 20% आ गया। अब आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, P1 का बताइए कितना, ये टोटल रेट, इसमें 100 जोड़ना पड़ेगा तो मिश्र धन आ जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा 130%, यही पहले का आपको मिश्र धन आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे का मिश्र धन क्या आ जाएगा, ये टोटल रेट है 20%, इसमें 100 और ऐड कर दो तो 120%, ये आपका A2 आ जाएगा। और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि मिश्र धन बराबर है, तो फाइनली जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी वैल्यू बराबर आ जाएगी, 130% बराबर P2 के 120%। ठीक है, ये दोनों बराबर ऐसी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, और ये 0 0 ये भी खत्म, इनका एलसीएम ले लो 13 और 12 का। 13 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे सीधे 13 12 ही लिख दो। ठीक है, अब जब 13 से इसमें भाग करो, 13 से इस पूरे वैल्यू में भाग करो, कितना आया 12, तो P1 की वैल्यू आपको पता चल गई। P1 और P2 की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो P1 की वैल्यू आ गई 12, और P2 का 12 से इसमें भाग करो, पूरी वाली वैल्यू में आ जाएगा 13, तो ये आ गया 13, और टोटल कितना है 12 13 25, और इस 25 की वैल्यू आपको पता है 50,000। ठीक है, तो ये कितना 2000 गुना 1 यूनिट का मान 2000, तो किसका निकालना है, छोटे बेटे का नाम कितना, तो छोटा बेटा, ये छोटी यूनिट आएगी 2000, तो 12 दूनी 24,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बड़े बेटे का पूछेगा तो 26,000। ठीक है, तो इस तरह के आंसर। और एक चीज़ और थोड़ी सी इसमें बात समझने की जरूरत होती है, जो छोटा बेटा होता है, जैसे ये 12 साल का है, ठीक है, ये 12 साल का, और कौन है, और ये 14 साल का है। ठीक है, तो ये देखना कि ये कम समय के लिए पैसा लगा रहा है, ये ज़्यादा समय के लिए पैसा लगेगा, तो ये जो ज़्यादा समय के लिए पैसा लगता है इसका यूनिट हमेशा कम आएगा। बात समझ रहे हैं, जो ज़्यादा समय के लिए पैसा लगेगा उसका यूनिट कम आएगा, और जो कम समय के लिए पैसा लगता है वो यूनिट हमेशा ज़्यादा आता है, क्योंकि आप जान रहे बाद में जाके ये क्या करना है, दोनों को पैसा बराबर करना है। तो इस वजह से कभी भी रेशियो आप देखेंगे, रेशियो में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, तो छोटे बेटे की बात आएगी तो उसका यूनिट कम होगा क्योंकि वो ज़्यादा समय तक पैसा लगेगा, और बड़े बेटे की बात आएगी तो उसका यूनिट कम होगा। ठीक है, सॉरी छोटे बेटे, मैं उल्टा बोल दिया, छोटे बेटे की यूनिट कितनी आएगी, कम आएगी। ठीक है, और बड़े बेटे की ज़्यादा आएगी, है ना, ये याद रखना, थोड़ा सा छोटी छोटी बात है, इसको रेशियो में भी बना के कर सकते हैं, फिलहाल इस तरह ही दिमाग में रखिए। अच्छा ये देखते हैं क्या कह रहा है, एक पिता अपने 2 पुत्रों जो कि 14 वर्ष और 16 वर्ष के हैं, है ना, इसको खुद लगाइए, 39,000 रुपये को इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। तो सेम सवाल है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक है, तो छोटे पुत्र के खाते में जमा की गई राशि कितनी है। तो ठीक है, पहला वाला ये छोटा पुत्र है 14 वर्ष का, 18 साल का जब होता है तब तक उसको मिश्र धन बराबर हो, यानी 4 साल लगाया, 10% के हिसाब से 4 साल, टोटल रेट आ गया 40%। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया, P1 का मिश्र धन के लिए 140%, और ये मिश्र धन बराबर है तो ये भी बराबर,
और ये कितना 16 साल का भी है, 18 साल तक पैसा लगा यानी 2 साल, 2 साल 10% के हिसाब से 20 टोटल रेट, तो 120% P2, ठीक है 120%। इनको हल कर लिया, ये खत्म, ये जीरो इससे खत्म, ये भी, ये कटेगा 2 सते 14, 2 छक 12 और 6 और 7 कैल्शियम ले लिया, तो 6 और 7 का 7 इंटू 6 ही कर लिया, तो 7 से इसमें भाग करो तो यहाँ 6 आ गया, 6 से इसमें भाग करो तो यहाँ 7 आ गया, तो P1 और P2 का आपको रेशियो पता चल गया 6:7, ठीक है 7 6 13। इस टोटल का मान आपको है 39,000 रुपया, ये हो जाएगा 13×39 3,000 रुपये की यूनिट का मान। तो किसका निकालना है? छोटे पुत्र का, तो छोटे पुत्र है 6 यूनिट, ठीक है कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। 3,000 छात्रिक 18,000 रुपये ये आ गया, तो ये आपको आंसर मिल गया। सिंपल तरीके से हो जाता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आप अगर ऐसे भी करना चाहते थे तब भी आपको आंसर आ जाता, जो 1 बटा करके P1 P2 का, जैसे जिसको भी याद रहता है P1 और P2, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। 100 प्लस करते हैं तो ये जब वैल्यू पहली बार 4 साल और 10% लेते तो यहाँ पे 40 आपको रखना पड़ता, बात समझ रहे हैं, दोनों को गुणा करके। और जब दूसरे को बनाते 1/100 प्लस, तो ये कितना 2 और 10 गुणा करना पड़ता, 20 आ जाता, तो सेम यही बनता 1/40 और यहाँ बनता 1/20, ये कट कर देते हैं, है ना, तो 2 सते 14, 2 छक 12, 6 इधर गुणा हो जाता, 7 उधर, 6:7 तभी भी आता, बात समझ रहे। लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, ज़्यादा आसान रहता है, कभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि एक पिता के 3 पुत्र थे जिनकी उम्र 5 वर्ष, 10 वर्ष तथा 15 वर्ष थी, ठीक है। इनके पिता मरने के बाद 80,250 रुपया छोड़ गए, जिस पर 5%, ये इंपॉर्टेंट है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज मिलता है। यदि 20 वर्ष की उम्र में तीनों भाइयों को समान राशियां मिलती, समान राशियां मिश्र धन बराबर, इससे पहचानेंगे मिश्र धन बराबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिली? तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। कैसे भाई? 5% हमें पता है, तो ये 5 साल का सबसे छोटा पुत्र था, 20 साल तक पैसा लगाया, 15 साल पैसा लगाया, 15 साल 5% के हिसाब से 75% टोटल रेट आ गया। तो आप कैसे करेंगे? तो तीनों का बराबर है तो P1 का 175%, मिश्र धन बराबर है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर होगा तो ऐसे केस बनेगा, ठीक है, यही केस बनेगा। तो हम ये कर लिया। फिर P2 कितना है? P2 भाई ये 10 साल का था, माजिद वाला लड़का, और 20 साल तक पैसा लगा, तो ये 10 वर्ष 5% के हिसाब से 50 टोटल रेट आ गया, तो इसका 150%, ठीक है, बराबर P3 के। P3 कितना हो जाएगा? ये 15 साल का था, 20 साल तक पैसा लगा, यानी 5%, 5 वर्ष 5% के हिसाब से यानी 25% टोटल रेट, तो यह आ जाएगा 125%। बस इन्हीं को आपको हल करना है, आपको आंसर ये खत्म, परसेंट खत्म, 25 से काटो तो 25 चौका 70, ठीक है, ये 7 बार चला गया, और ये 25 छक्का, और ये 25 पंचे 125। इन सब का एलसीएम ले लो। जब इन सब का एलसीएम ले लोगे तो यही आ जाएगा 7 6 5, ठीक है। अब जब 7 से इसमें भाग करोगे तो ये बच जाएगा 5 36, क्योंकि 7 कट जाएगा तो यहाँ 30 बच गया, और यहाँ 6 से भाग करोगे तो 6 कट जाएगा, तो 7 5 35 बच जाएगा, ठीक है। 5 से इसमें भाग करोगे तो 5 कट जाएगा, मतलब 5 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 7 5 35, कुछ गलत, 7 6 42, ठीक है, ये 42 आ गया। सिंपली अब इनको रेशियो बना लो, तो P1:P P2:P3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30:25 कितने के? 42 के। इन सबको जोड़ लो आप, जब इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ से देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 107 आ गया, ठीक है, इनको 107 आ गया। अब 107 का ही देख लो कितना गुना है, 80/250, भाग भाग करके देख लेना आप, तो ये 750 गुना है। अब क्या छोटा पुत्र तो यही है, सबसे छोटी यूनिट, तो 750 यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है, तो 750 गुणा करोगे 22,500 आंसर आ गया ये। अच्छा, इसमें और सारी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है बड़े पुत्र का, तो बड़ा पुत्र ये हो गया, पूछ सकता है मांझिल पुत्र का, मंझले पुत्र का ये हो गया, पूछ सकता है छोटे और बड़े पुत्र में अंतर कितना है लगाए गए पैसे में, है ना, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेना। तो 12 यूनिट आया अंतर, तो 12 को 750 से गुणा कर देना, ठीक है, और इन दोनों का अंतर पूछे तो इन दोनों का अंतर करके 750 से गुणा कर देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछेगा वो कर सकते हैं, इतनी तरीके से आपको बजा के पूछा जा सकता है। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? 2186 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके मिश्र धन क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में समान हो जाते हैं। ये मिश्र धन समान हो जाते हैं, और इसमें सीधे आपको ड्यूरेशन ही दे दिया है, इसमें पुत्र वाला केस नहीं, इसमें सीधे जो पुत्र वाले केस में आप ड्यूरेशन देखते थे कितना समय के लिए पैसा लगाया है, इसमें सीधे दे दिया है कितने कितने समय के लिए वो पैसा लगाया है। प्रत्येक दशा में ब्याज समान है, वो भी 4% वार्षिक है। सिंपल है। तो आपको क्या करना है? आपको ये पता है ये 3 भाग में ये बटा है, तो ये हमने P1 P2 P3 ये तीनों का योग 2186 है। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? हम जानते हैं जब मिश्र धन बराबर है इन सबके,
ये सब आए हुए सवाल हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आप भाई P1 कितना आ जाएगा, P1 का भाई 4% के हिसाब से 1 साल, इन सबको मिटा देते हैं, ये 4% के हिसाब से 1 साल, ठीक है। तो 4% के हिसाब से 1 साल 4% टोटल रेट आएगा, लेकिन तो 104 यहाँ लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये मिश्र धन है। अच्छा दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा है 2 साल तो 8%, तो 108 लिख देते हैं। तीसरा कितना है 3 साल यानी 12 तो 112 लिख देते हैं। अब इनको जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा कुछ, क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। तो आप इनको देखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा आई थिंक, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 4 देखा जाता है कटने के लिए। तो 4 ये 0 4 है, कट जाएगा, 0 8 कट जाएगा, 12 तो 4 से काटेंगे तो ये 26 चौका 104, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। ये 26 27 बार चला जाएगा क्योंकि एक एक बढ़ा हुआ है 4, तो ये 28 बार चला जाएगा। इनका जब आप एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, इन तीनों का एलसीएम आपको यही आ जाएगा 26 गुणे 27 गुणे 28, ठीक है। ठीक है, अब 26 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी, यहाँ आ जाएगा 27 × 28, ठीक है। और 27 से यहाँ जब भाग करेंगे इस पूरी वैल्यू में तो यहाँ 27 कट जाएगा, 26 गुणे 28, ठीक है। और यहाँ पे जब 28 से आप भाग करेंगे तो 28 कट जाएगा, 26 × 27, ये रेशियो बन जाएगा इनका, ठीक है। इनका जब ये रेशियो बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा रेशियो, देखिए मैं दिखाता हूँ, P1 P2 है ना, ऐसे P1 P2 और P3, ये रेशियो आपका गुणा करेंगे तो 756, और ये कितना जाएगा 728, और ये कितना जाएगा आपका 702। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2186, सेम वैल्यू आ गई। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी आप देखना ऐसी कोई वैल्यू होती है जो आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलती है, गुणा करने में ऐसे आता है तो वो सेम सेट ही होता है, जो भी टोटल वैल्यू दिया रहेगा उसका या तो डबल रहेगा, मतलब ऐसे आसी पास वैल्यू रहती है तो सेम वैल्यू वही रहेगी। तो गुणे करने की थोड़ी सी बात है, और इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन का कोई पॉइंट आप लगा के सोच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2186 है, तो 1 गुना हो गया। तो क्या निकालना था इसमें, इसमें आपको निकालना क्या है, 1 मिनट, इसमें आपको निकालना है सबसे कम धन, सबसे कम धन। तो सबसे कम धन इसमें सबसे कम यूनिट कौन सी है, 702, याद रखना, ये इन सब टाइप कीजिए तो आंसर कितना आएगा 702। ये आया हुआ सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ऐसे काम करिए। अच्छा ये सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये अपने 3 पुत्रों में A, B और C में इस प्रकार वितरित किया कि 10% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद उनके मिश्र धन बराबर होंगे। इसमें भी मिश्र धन बराबर हो रहा है, तो A का भाग यानी पहले वाले का भाग पूछा है, जो भी पहले वाले की यूनिट आएगी। तो हमें ABC हमने ऐसे ही 25,300 है, तो यार ये बताओ 10% के हिसाब से 2 वर्ष तो 20% आ गया टोटल रेट, तो ऐसे आप बना लेना, A का 120%, ठीक है, बराबर B का 3 साल 10% के हिसाब से 30% यानी 130, ठीक है, बराबर C का कितना 4 वर्ष कितने के हिसाब से 10% के 40 तो 140, बस ये कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा, तो ये 12 13 14, अब ये कटेगा नहीं तो इनका एलसीएम ले लो 12 13 14 का, ठीक है। तो 12 13 14 एलसीएम 12 13 14 ही ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, 12 से इसमें भाग करोगे 13 गुणे 14 यहाँ बनेगा, और 13 से इसमें भाग करोगे 12 गुणे 14 यहाँ बन गया, और 14 से इसमें भाग करोगे तो 12 गुणे 13 यहाँ बन गया। तो इनका एक रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं, इनका रेशियो ये आ गया, इनका ABC का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 182, और ये कितना आ गया 168, और ये कितना आ जाएगा 156, ये कट जाएगा 2 से सब काट दो, तो 2 से काटोगे तो 91, और ये कितना 84, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 78 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे, एक्चुअली ये कट गया इसलिए, बात समझ रहे, जैसे यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालते, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सीधे में गुणा करके रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ एलसीएम निकालते तब भी आपको हो जाता है एलसीएम, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, जैसे इनका एलसीएम आप निकालोगे, भाई आपके सामने क्या डाटा है 12 13 और 14, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसको क्या करोगे, इसको 2 गुणे ऐसे आप लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12, ठीक है। अब 13 को तो एज इट इज लिखोगे, लेकिन जब इसको आप लिखने जाओगे तो ये आएगा 2 गुणे 7 है, तो ये 2 ऑलरेडी आप लिख चुके हो इसमें, तो आप 2 नहीं लिखोगे, सिर्फ 7 लिखोगे। लेकिन जब इतना करोगे ना तो आपको और दिमाग लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे रेशियो बनाने में, क्योंकि तब इतनी जल्दी से ये चीज़ें नहीं लिख पाएंगे आप। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तब आप इसको आप गुणा करने लगेंगे, आप ये क्या करेंगे, इसको आप गुणा करके एक परफेक्ट वैल्यू में लिखेंगे, फिर उसके बाद भाग करके आप देखेंगे 12 से कितनी बार जाएगा।
तो मेरे हिसाब से इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे लिख लिया करो। बाकी 12 से भाग गया, बचा इतना, इतना लिख लिया, बस बाद में क्या होगा, रेशियो में कट जाएगा, जितना ज़्यादा होगा वो सब में कट जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, 12 से भाग भाई 12, ये खत्म हो गया, 13 14 बच गया, 13 से भाग किया, 13 खत्म हो गया, 12 14 बच गया, तो ऐसे रख लिया। तो बाद में क्या होगा, बाद में दो एक्स्ट्रा तक खत्म हो गया, तो ये रेशियो बन जाता है। तो बार बार ये दिक्कत नहीं होती, नहीं तो आप वहाँ पे परफेक्ट वैल्यू लिखेंगे फिर भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो ये 253 यूनिट आ गया, 253 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, 253 इतना, तो ये कितना गुना, 100 गुना, ठीक है। तो क्या पूछा था इसमें आपका ये पूछा है ए का भाग, तो ए का ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 9100, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें ये है, आप इसको फ्रैक्शन का मतलब ये, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपको कोई फैक्टर अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन में तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें अगर ये बात करेंगे तो जैसे कहीं भी आ जाती है कोई बात, जैसे अभी ये 91 मान लीजिए आ गया, तो ऑप्शन में अगर आप 91 का मल्टीपल दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। या मतलब कहने का मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी रूल से आप कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है जो आपको, जैसे ये भाई ये क्या है, ये है 13 और 13 7 91, 13 और 7 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके 13 14 है तो 2 तो खत्म हो गया, 13 और 7 का है, ठीक है। तो पहली वाली जो भी वैल्यू आएगी वो 13 और 7 से कटेगा। आंसर में अगर आपको देखना, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सीधे यहीं से देख सकते हैं। आगे हल करने का मन अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इसी का ही फैक्टर बनेगा, यही वैल्यू आपको पूछा ही है ए वाला, तो ये वाला 13 और 7 के मल्टीपल में ही कुछ भी बनेगा। भाई यहाँ 100 से गुणा था तो 100 से गुणा होके 13 गुणे 7 गुणे 100 आ गया, तो ऑप्शन में तो यही तो आंसर आएगा जो भी होगा। तो ये 13 और 7 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर एक ही वैल्यू कोई हो रही है 13 और 7 से, तो इसका मतलब वही आंसर, आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली ये क्या देते हैं, ये 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे 13 और 7 से कट रहा होगा, तो आपको बेसिक लगानी ही पड़ेगी इतनी सारी चीज़ें। और अगर नहीं लग रहा है तो यहीं पे ही जैसे आपने एलसीएम निकाला और आपको पता चल गया कि ये 13 गुणे 14 का मल्टीपल बनेगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 13 का फैक्टर चेक कर लो, जो कट रहा है वो आंसर है ना। अगर और चारों में से सिर्फ एक ही 13 से कट रहा है तो वो डेट श्योर है कि वही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जनरली ये फैक्टर अगर ही मतलब आ जाता है वो आंसर, ऐसा चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, देखिएगा, आपको नहीं मिलता तो फिर आप जो है व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा, सर इसमें ऐसी दिक्कत होती है। तो आज इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी दूसरे टाइप की क्वेश्चन मैं करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।